देखो अब तीसरा चैप्टर है एटम्स। देखो कितनी दूरी, देखो एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना अभी के लिए, सीनियर क्लास के लिए। देखो एटम्स में होता है परमाणु। एटम क्या होता है? परमाणु। मॉलिक्यूल्स मतलब होता है अणु, और आयन में तो आयन ही होता है ना। आयन दो प्रकार के आगे तक पढ़ाएंगे, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। देखो एटम्स क्या है, जैसे कोई भी सब्सटेंस है बेटा, जैसे एक चौक देख रहे हो, चौक देख रहे हो ना, इतना बड़ा दिख रहा है तुम्हारे, है ना। इसको जब टुकड़ा करोगे, है ना, इसको ग्राइंड करोगे, पीसोगे, तो ये बहुत छोटा छोटा कण में टूट जाएगा, है ना। एक छोटा खली का टुकड़ा तो देखो दिख रहा है ना, तो छोटा छोटा कण में बन जाता है। तो किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा कण जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन एक इंग्लिश टीचर थे इंग्लैंड में, बाद में साइंटिस्ट हो गए। तो उन्होंने बताया था कि एटम्स किसी पदार्थ का होगा सबसे छोटा सब्सटेंस है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। मतलब इसको तोड़ते 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 सबसे छोटा कण जिसके बाद ना टूट सके, है ना, उसे क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, एटम मैंने परमाणु, समझना। मैंने किसी भी से लकड़ी देख रहे हो, लकड़ी को भी देखो, बढ़ई के पास जाओ, करने के जाओ, तो है ना, मशीन से रंधेगा तो छोटा छोटा पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है। तो वैसा छोटा छोटा पार्टिकल्स, है ना, जिसके बाद ये डिवाइड हो ही नहीं सके, इसको तोड़ा जा ही नहीं सके, तो सबसे छोटा कण क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। लेकिन आज हम जानते हैं कि एटम को भी डिवाइड कर सकते हैं। आज जिस एज में हम लोग हैं, तो हम जानते हैं कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। और एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कभी उसके नहीं, तो एटम्स क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और एटम्स का जो निर्माण हुआ है ना, ये एक ग्रीक वर्ड एटोमोस से हुआ है। फिर से कोई बुक में एटोमियो लिखेगा, है ना। ये एटम का निर्माण एटोमोस या एटोमियो नामक वर्ड से हुआ है, ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। क्या मतलब होता है? अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता, तो तोड़ा नहीं जा सकता। अनडिविजिबल, जिसको आगे हम बांट नहीं सकते, है ना, उसे कहते हैं एटम। दिक्कत। अब देखो मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे एटम्स आपस में मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे? तो मॉलिक्यूल्स भी छोटा ही होता है। मॉलिक्यूल्स भी आपको खुली आंखों से दिख, एटम तो हमारे खुली आंखों से दिख नहीं सकता, इतना छोटा होता है। इसको देखने के लिए एसटीएम मशीन, स्कैनिंग टेलिंग मशीन का इस्तेमाल करके एटम्स को देखा जा सकता है। लेकिन हमारे खुली आंखों से देखा, बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स भी छोटा का नहीं है। मॉलिक्यूल्स इज आल्सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द एनी सब्सटेंस, ठीक है, या एनी कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट के केस में सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो जाकर तुम्हारा एटम। लेकिन कंपाउंड का सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा वो क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया? दो या दो से अधिक एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, है ना। कंबाइन करके कैसे करेंगे? बॉन्ड बनाकर। कंबाइन कैसे करेंगे? बॉन्ड, बंधन बना के। आगे जाकर पढ़ोगे ये बॉन्ड अलग अलग प्रकार के बॉन्ड होते हैं। मेटल के बीच में जो अणु के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को मेटालिक बॉन्ड कहेंगे, है ना। मेटल में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटल और नॉन मेटल में क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा। बल्कि होगा, अगर मेटल का एक एटम्स है और नॉन मेटल का एक एटम्स है, दोनों के बीच में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होकर एक दूसरे से जुड़ता है। अगर नॉन मेटल है तो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? तो ये सब डिफरेंट टाइप्स का बॉन्ड बना के एक एटम दूसरे एटम में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। तो देखो मॉलिक्यूल्स, जैसे हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, कंबाइन करेगा, तो ये भी एक नॉन मेटल है और ये भी एक नॉन मेटल है। देखो आगे जाके स्टार स्टेटम बनाएंगे बेटा, एच के लास्ट नोड पे एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एच के लास्ट नोड पे, दोनों एच ही है ना, लास्ट नोड पे एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो दो जो एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये स्टेबल होने के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है,
लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑक्टेट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मैंने ऑक्टेट प्रॉपर्टी मतलब जिसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रह गया तो स्टेबल होगा, और नहीं तो ये हाइड्रोजन और हीलियम के लास्ट ऑर्बिट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह गया तो स्टेबल हो जाता है। इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो इसके पास में है, एक नहीं है, तो एक इसके वाला ले लेगा, है ना, शेयरिंग कर लेगा, शेयर कर लेगा। शेयर समझते हो? जैसे ये पेन है, 2 स्टूडेंट हैं, पेन एक ही हुआ है, तो कहेगा जब भी तुमको जरूरत पड़े तुम लिखो, जब हमको जरूरत पड़ेगा, तो ये हो गया शेयरिंग। ठीक है, लूजिंग क्या हो गया, इतना ले लो हमारा वाला, तुम ही लिखो, है ना, या तो हम ना देंगे, तो उसको लूजिंग या गेनिंग कहते हैं, इसमें दूसरा का अधिकार ना हो। शेयरिंग में दोनों एक दूसरे पर अधिकार है। तो जितना भी नॉन मेटल है ना, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड्स ऑपरेशन करते हैं। तो ये एच वाला और ये एच और एच बॉन्ड बनाएगा, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्या बॉन्ड बनाएंगे? और ये सिंगल बॉन्ड हुआ। इस तरीका से एच बॉन्ड करके H2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? समझ रहे हैं बेटा? ध्यान से देख रहे हैं। क्या हो गया H2? अब H2 के आगे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो 1, ये 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। अगर H2 लिखा हुआ है तो ये हो गया, इसका अगर कुछ लिख रहे तो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में ये जो रिप्रेजेंट करता है एटम्स को, है ना, जो इसे लिखा रहेगा तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, माने हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल्स में 2 एटम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, अब वैसे नाम सुने CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, एक कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, नहीं लिखा हुआ तो 1, तो ये क्या हो गया? 1 मोलिक्यूल से ही, है ना, मोलिक्यूल को आगे वाला नंबर से मोलिक्यूल्स रिप्रेजेंट होगा और नीचे वाला नंबर से एटम्स रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारी चीज बोलता है ये केमिकल फार्मूला। तो ये क्या है बेटा? 1 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कहता है 1 मोलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने एटम्स है बेटा? हाँ, माने 1, इसमें 1 कार्बन एटम है। ऑक्सीजन कितना एटम बेटा? 2 ऑक्सीजन एटम है। समझ में आगे से लिखा रहेगा ऑक्सीजन एटम। कह सकते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम और 1 कार्बन एटम मिलके 1 मोलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो मोलिक्यूल्स भी कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, और किसी भी एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो सबसे छोटा पार्टिकल्स एटम्स होते हैं। अब 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में मिलेंगे, कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो सर में अब कंबाइन कैसे करते हैं, इसके लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे 2 मेटल्स है, जैसे मेटल जैसे लोहा है, लोहा का एक टुकड़ा है, जिसके बीच में एटम्स होते हैं, है ना, तो आपस में सभी एटम्स आपस में जुड़ते हैं मेटालिक बॉन्ड के द्वारा या एक इंटरमोलिकुलर फोर्स के द्वारा, जो मैंने पहले चैप्टर पढ़ाए थे। इस सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो लगता है मोलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ही एक प्रकार का मेटालिक बॉन्ड है, जिसके कारण से ये मेटालिक बॉन्ड से सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और मोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन मेटल और नॉन मेटल, जैसे कि Na देखो, Na सोडियम देखिए बेटा, है सोडियम मेटल है, सोडियम क्या है, और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ये मेटल है और ये इसका इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन 2 8 1 होता है, 2 8, और इसका होता है 2 8 7, 2 8। तो एक इसके पास फालतू है और एक इसके पास कम रहा है, तो ये उसको दे देगा। तो जैसे देने वाला प्लस हो जाता है, देने वाला जब इसे इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसमें माइनस वाला चला गया, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज होता है, आगे देख पाएंगे। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, तो माइनस वाला चला गया तो प्लस वाला जाते हो गया, तो इसलिए कैसा चार्ज हो गया? Cl के क्या हो गया? माइनस। तो ये जो प्लस माइनस जो ये इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक हो गया दे दिया और एक ले लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। गेन कौन किया? क्लोरीन। लूज कौन किया? सोडियम। तो गेनिंग और लूजिंग के बीच में इसमें बॉन्ड जो बनता है Na+Cl माइनस, ये हो गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और जाके नमक का एक फॉर्मेशन, नमक का एक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, ऐसे क्या करते हैं? कॉमन साल्ट। इसमें क्या है? 1 मोलिक्यूल ऑफ कॉमन साल्ट, 1 molecule of common salt contain 1 atoms of sodium and 1 atoms of chlorine। ठीक है, अगर ऐसा लिखा रहेगा बेटा ध्यान से देखना, पहले समझ लो, उसके बाद पढ़ाएंगे हम। 2C12 H22O11, है ना, ऐसा लिखा है।
आगे जो भी लिखा रहेगा ये मोलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो अणु को रिप्रेजेंट करता है, नीचे जो लिखा रहेगा वो एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये शुगर का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? शुगर में चीनी, ये 2 molecules ऑफ शुगर, 2 molecules ऑफ, अब 2 molecules ऑफ शुगर, तो ठीक है, तो 1 molecule ऑफ शुगर में क्या होता है? जब ऐसा लिखे C/H शुगर 11, तो 1 molecule ऑफ शुगर में 12 एटम्स कार्बन के हैं, 22 एटम हाइड्रोजन के हैं और 11 एटम ऑक्सीजन के हैं। मतलब 12 एटम कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 एटम ऑक्सीजन मिलके 1 मोलिक्यूल शुगर का फॉर्मेशन करते हैं। समझा? तो देखो समझ में, एटम समझ आ रहा है, मोलिक्यूल समझ आ रहा है, और इससे एक केमिकल फार्मूला का निर्माण होता है ना। अब देखो एटम्स क्या होते हैं, एटम्स का जो निर्माण एटोमोस या एटोमियो नामक वर्ड से हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है, कहीं कहीं एटोमोस लिखता है, कहीं कहीं एटोमियो लिखता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है अनडिविजुअल या अनकटेबल, ठीक है। अब देखो एटम्स का मैं अपना परिभाषा देता हूँ, है ना। एटम वह सबसे छोटा कण है, ध्यान सुनो, एटम वह सबसे छोटा कण है जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, केमिकल रिएक्शन में, लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहता। कोई भी एटम, देखो मैंने जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, सिंगल है ना, तो सिंगल कभी एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्शन करके H2 मोलिक्यूल्स बनाएगा और मोलिक्यूल्स बना के एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करेगा। ऑक्सीजन देख रहे हो, ऑक्सीजन O, तो अकेला O एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, ये दूसरे O के साथ रिएक्शन करता है और O2 का फॉर्मेशन करता है। वो भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। ये कैसे करता है? देखो बेटा, वो क्या त्रिकोण में दूध वो का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कहता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और 6, तो लास्ट ऑर्डर में कितना है? 6। तो 2 2 4 और 2 6, ये 2 2 4 और 2 2 4 और 6। आगे जाकर टेन में पढ़ाएंगे इसको कहते हैं ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, इलेक्ट्रॉन डॉट, जिसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस तरीके से लेविस साहब ने डॉट स्ट्रक्चर के बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए बताया था। तो मैं बताया हाइड्रोजन और हीलियम को कितना लास्ट में चाहिए? 2 चाहिए, इसलिए डुप्लेट प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट को कितना चाहिए? लास्ट में 8 चाहिए, ऑक्टेट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये सब तामझाम किस लिए है? स्टेबल होने के लिए। हम लोग भी पढ़ रहे हैं किस लिए? स्टेबल होने के लिए, है ना। सरकार, ये नेता लोग चुनाव कैसे लड़ता है? सरकार बना के स्टेबल होने के लिए। ये पूरा जो स्थिर रहा है स्टेबल बनाने के लिए, मैंने स्थिर हो जाए। तुम लोग पढ़ जाओगे, नौकरी लग जाएगा, स्थिर हो जाओगे। नौकरी लगेगा तो कुछ दिन के लिए स्थिर हो जाओगे, फिर क्या रहेगा कि अच्छा घर में शादी हो जाए, है ना। शादी हो जाएगा तो बाल बच्चा अच्छा हो जाए, बाल बच्चा आ जाएगा तो बाल बच्चा सेटल हो जाए। मैंने हर तरीका से एक निश्चित समय पे स्टेबल होने के लिए चल रहा है। तो एटम भी वही काम करता है, स्टेबल होना चाहता है। तो देखो 6 और 2 कितना हो गया बेटा? ये भी 6 और 2 कितना हो गया? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा है ना, इसलिए O और O में डबल बॉन्ड बनता है। यहाँ एक में सिंगल बॉन्ड बन रहा था, O और O में डबल बॉन्ड। तो ये तरीका से क्या करता है? आप O2 बना लेगा ना, तब एटम एग्जिस्ट करेगा। O के फॉर्म में एग्जिस्ट, तो कभी भी जो एटम्स है ना, एटम फ्री स्टेट में रहते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो दिक्कत, लेकिन केमिकल रिएक्शन जब होता है तो केमिकल रिएक्शन में एटम्स ही भाग लेते हैं। मॉलिक्यूल्स जब बन जाता है तो स्टेबल हो जाता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? अब देखो क्या है, मॉलिक्यूल्स के देखा क्या परिभाषा है कि मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच कैनॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन भाग बट लिव इन द फ्री स्टेट, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में इस एटमॉस्फेयर में रहता है। एनी प्रॉब्लम? अब तीसरी बात आई आयंस का। आयंस क्या चीज है समझ लो सब। देखो आयंस क्या चीज है, तुमको एटॉमिक नंबर बताया थे। एक क्या होता है? हाइड्रोजन। 2 क्या होता है? हीलियम। 3 क्या होता है? लिथियम। 4 कौन होता है? बेरिलियम, ठीक है। तो अभी मैंने बताया देखो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसी क्लास में आगे पढ़ाएंगे, जैसे KLM और एक और आपको प्रिंसिपल के बारे में बताया था। तो देखो K में मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, L में मैक्सिमम 8 रह सकते हैं और 2 और कितना हो गया? 10। इसके पास है कितना? लास्ट वन कितना हो गया? ठीक है। तो एक इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, स्वतंत्र 3 इलेक्ट्रॉन्स है। इसको क्या करेगा? स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाई इसके पास क्या वो एक है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में या तो लूज करने में दोनों में एनर्जी लगता है। तो कोई भी चाहेगा कि कम एनर्जी खपत हो, जैसे भी तुमको कोई भी चीज सामान खरीदना हो तो तुम चाहोगे कम पैसा लगे, तो भी ये 7 को मांगने से अच्छा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन दे देना। जितना मांगने में खर्चा एनर्जी लगेगा, जितना देने में भी एनर्जी खर्च लगेगा। तो एक देने के लिए इसको सुविधा पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा वो? और जैसे ही दे दिया तो देखो इधर ध्यान से देखना, पढ़ाएंगे जेड बराबर ई बराबर पी। जेड क्या है? एटॉमिक नंबर, ई क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और पी क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सोडियम बेटा 11 को जेड 11 है ना, तो इसमें 11 को इलेक्ट्रॉन भी है। जेड बराबर ई बराबर और 11 को प्रोटॉन भी है, ठीक है। 11 इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज और इसमें 11 प्लस चार्ज, तो 11 प्लस माइनस क्या हो गया? तो अभी तो न्यूट्रल है ना, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इलेक्ट्रॉन, और देने के बाद बनाता है प्लस आयन, ठीक है। दे दिया तो कैसे प्लस हो गया? अब तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बेटा? आप तो दसे हो ना, ये दे दिया, लेकिन प्रोटॉन तो नहीं दिया। प्रोटॉन के एटम्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, पढ़ाएंगे आगे। तो प्रोटॉन तो दिया नहीं, तो प्रोटॉन इसके पास 11 प्लस है और 10 माइनस, पर 1 प्लस बचा कि नहीं बचा? इसमें कैसा चार्ज हो गई? कैसा आयन हो गया? पॉजिटिव आयन हो गया। कैसा आयन हो गया? तो जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या तो गेन करता है, इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है या तो किसी से भीख मांग लेता है ना, दोनों केस में आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो बन जाएगा पॉजिटिव आयन। क्या बन जाएगा बेटा? लेकिन प्रोटीन का देखो, प्रोटीन इधर, प्रोटीन का होता है 2, 8 और 7, 17 एटॉमिक नंबर होता है इसका। तो 7 देने से बढ़िया है ये को ले लेना। तो जब ले लिया तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया था, माइनस चार्ज हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 2, 8 और 8। लेकिन प्रोटॉन तो ना दिया, इसलिए प्रोटॉन 17 रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जिसमें फाइनल कितना हो गया? 1 माइनस चार्ज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब कोई गेन करता है तो नेगेटिव आयन बनाता है बेटा, और कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। और आगे जाके 8 में पढ़ाएंगे, पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव आयन को कैटायन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे या कोई भी प्रोसेस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव। पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? तो किसी भी इलेक्ट्रॉन में बेटा जो बैटरी के प्लस से जुड़ा रहता है उसको एनोड कहते हैं, बैटरी माइनस जुड़ता है उसको कहते हैं। तो प्लस वाला जो प्लस चार्ज है बेटा, ये वाला प्लस चार्ज है, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाला ना। लेकिन किस पे जमा होगा? कैथोड पे जमा होगा। इसलिए पॉजिटिव चार्ज आयंस को कैटायंस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि कैथोड पे एक एक्युमुलेट होगा, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा? नेगेटिव चार्ज को एनोड अट्रैक्ट करेगा, इसलिए वो एनायंस कहलाते हैं। क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज नोन एज कैटायंस और नेगेटिव चार्ज आल्सो नोन एज एनायंस। तो मैं एटम्स के बारे में बता दिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दिया, और आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी बता दिया। बहुत सारे एटम्स कैसे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड बना के, ये भी मैंने बता दिया। समझ में आया? अब तुम्हारे चैप्टर में आते हैं। देखो बहुत सारे चैप्टर्स के अभी पिछले चैप्टर में पढ़े हैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में, कंपाउंड का फंक्शन के बारे में, एलिमेंट के बारे में, मिक्सचर के बारे में, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में पढ़ चुके हैं 2 चैप्टर में। अब इसमें पढ़ते हैं कि उस जो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, उसका कंपोजिशन क्या है, क्या चीज से मिलकर बना है। जब उसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, तो सबसे छोटा कण बनेगा कि नहीं, अंदर क्या क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। समझ आएगा? नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जितना सब्सटेंस होता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। आप उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानेंगे, अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। तो अंदर होता है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। एनी प्रॉब्लम? लिखो। जल्दी लिखो। देखो एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, पॉइंट देख लिखो। हेडिंग लिखो एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। देखो एंशिएंट, एंशिएंट होता है प्राचीन। एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, GRWK, ग्रीक फिलोसोफर्स
ठीक है, अच्छा बात लिखना। मैंने पुराने जो भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय दार्शनिक, भारतीय जो है ना ज्ञान वाले आदमी बेटा, वो जानते थे कि दुनिया में जो भी शब्दार्थ बना है ना, दुनिया में जो भी शब्दार्थ बना है वो 5 को बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। ऐसा लोगों का मानना था। वो 5 बेसिक एलिमेंट कौन सा? अर्थ, पृथ्वी, फायर, आग, वाटर, पानी, एयर, हवा और स्काई, आकाश। जो कि पिछले देखो हम लोग जब बच्चे थे तो शक्तिमान का सीरियल चलता था, तो शक्तिमान सीरियल में ये सभी लोग देखो अग्नि से वो निकल के आया, देखो पानी से निकल के ऐसा कुछ तो आता था, और सब जब शक्तिमान के जब ये वो गोल नहीं बनाता था, इसमें जब घुस जाता था शक्तिमान बन जाता था, है ना। तो भारत के पहले के लोग थे ये जानते थे कि जितने भी चीज बना है ना वो 5 चीज से बना है। कितना चीज बना है? और सब पुराने जो वैज्ञानिक थे एल्केमिस्ट लोग, वो सब 5 को एलिमेंट मानते थे। इसको आग को, पानी को, ये सब एलिमेंट मानते थे। आज ये सब कंपाउंड है ना जी, एयर मिक्सचर है। आज के जमाने में एयर को क्या बनाया जाता है? मिक्सचर। वाटर क्या बनाया जाता है? कंपाउंड, है ना। आग तो एक प्रकार का सहती है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ जगह है ना, आगे प्रोसेस है ना। आग को तो कुछ नहीं माना जाता, एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर, ठीक है। तो देखो एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, PHILOS PHER philosophers believe that, विश्वास करना, BELIEVD believe that the wide variety of objects, believe that the wide variety of objects, variety, wide मैंने विस्तार, हमारे पास बहुत सारे सामान ऑब्जेक्ट रहते हैं। वाइड वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वाइड वेराइटी, VARIETY, गलत है। वाइड वेराइटी, VARIETY of the object around us are made from variety of objects around us made from the combination of 5 basic elements। समझा देना। हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं, ऐसा पुराने दार्शनिक इंडिया का हो चाहे यूनान का हो चाहे कहीं, उसको ये मानना था इसने भी चीजें 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। 5 बेसिक एलिमेंट क्या होगा नहीं बताया है ना। अराउंड अस मेड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स, कॉमा they are अर्थ, अर्थ पृथ्वी, कॉमा फायर, कॉमा वाटर, एयर एंड स्काई। पहला पॉइंट हो गया, फुल स्टॉप। दूसरा पॉइंट लिखो, द इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद, इंडियन फिलोसोफर लिखा है ऊपर, महर्षि, MAHRIC, महर्षि या महर्षि हम उसको पढ़ेंगे, HARISHI, KANNAD, राज, KANNAD, Karat, around 600 BC, states that, statement बताना, states that matter consists of very small particles called परमाणु। क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था ना, सिर्फ परमाणु संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत में बोले थे परमाणु, आज हम लोग इंग्लिश में उसको एटम्स कहते हैं। स्टेट दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स
है ना, विच इज कॉल्ड परमाणु, PARMANU। अगला पॉइंट देख लिखो, Very small particles वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड परमाणु, विच इज कॉल्ड परमाणु। तीसरा पॉइंट लिखो, around 400 BC, around 400 BC, the Greek philosophers Democritus, 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 Democritus and DEMOCRITUS. Around 400 BC, the Greek philosopher Democritus and Lysippus, LEUCIPUS, Lysippus, है ना, gave the also नहीं have देखो, Lysippus have the similar view, मैंने जो मार्सी ग्रांट ने दिया कि मेटल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिनको परमाणु कहते हैं, है ना, इनका भी हैव द सिमिलर व्यू एंड दे called these ships as small particles and they called these small particles as atoms. And they called these small particles as atoms. Greek philosophers ने इसका नाम atoms दिया है, Democritus and Lysippus ने, and they called these small particles, they called these small particles as atoms. तो अगला पॉइंट लिखो, atoms is derived from atoms is derived from the named atoms लिखो, the named atoms is derived from the named atoms is derived from the named atoms is derived from a Greek word atomos. The named atom is derived from a Greek word atomos. Greek word atomos और एटोमियो लिख देना, ताकि 11th वाला बुक में एटोमियो लिखा हुआ था, ऐसे तुम्हारा 9th किताब में सब एटोमोस लिखा हुआ है। Greek word atomos, which means undivisible या और uncuttable, which means undivisible और uncuttable, undivisible और uncuttable। चलो इसका आगे अगले क्लास में करेंगे हम। पर क्या हो गए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो बेटा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कोई भी जैसे ध्यान देखना, तुम लोग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 9 10 के लिए। 9 तो 10 में पढ़ रहा है, उसमें ये चैप्टर दोनों चैप्टर जो पढ़ाएगा ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना केमिस्ट्री का तुमको फार्मूला लिखने के नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन नहीं जानोगे तो केमिस्ट्री दोस्तों जीरो ही है। तो ये चैप्टर बोथ क्लासेज के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रहे बेटा। पहले पढ़ा चुके हैं एटम्स, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया। एटम को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, है ना, वो भी डिस्चार्ज ट्यूब को दोबारा किया था, डिस्चार्ज ट्यूब को रिपीट किया था परफोरेटेड कैथोड को लेकर, तब उसने प्रोटॉन का खोज किया। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में बताया। और किसी भी एटम देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसी भी एटम के जो अंदर होता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर रहते हैं। इस न्यूक्लियस का खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। क्या किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस न्यूक्लियस के बारे में बताया था।
है ना। और न्यूक्लियस को उसने पॉजिटिव पार्टिकल्स बताया था, कैसा बताया था। और पॉजिटिव पार्टिकल्स होता भी है, आज भी पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ताकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जिसे थॉमसन ने बताया कि किसी भी एटम्स के, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स पूछेगा तो किसी भी एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, इस पॉजिटिव पार्टिकल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, क्या रहते हैं। ऐसा थॉमसन जे थॉमसन ने बताया था। वैसा परीक्षा में एग्जाम पूछ देगा व्हाट इज द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन स्टेट्स दैट द एटम्स इज देयर इज a positive particle in the center and electrons is revolve around the positive particles, है ना, just like a watermelon, just like a watermelon। मतलब सुनते हो, अभी वही से का दिन है, तारबूज का दिन। वाटरमेलन क्या होता है, तारबूज देखा है गोल, अब तारबूज के बीच से काट देना बेटा, कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा ना, है। तो बीच में न्यूक्लियस, आ देखो जो बिचा होता है ना, तारबूज का बीज होता है, जने जने गुजर रहता है कि नहीं गुजर रहता है, जैसे बीज सीड्स आर इमिटेड इन द वाटरमेलन। उस तरह कहता है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इमिटेड रहते हैं उस एटम्स के अंदर में। ऐसा थॉमसन ने बताया था, लेकिन इसका नियम कानून गलत हो गया। क्यों, इसके प्रोटॉन के बारे में नहीं बताया। लेकिन जहाँ देखो, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, जब गारंटी है, जहाँ सुख है, जहाँ अगर तुम बहुत पैसा कमा रहे तो बहुत पैसा खर्चा भी होगी। तो सोचो खाली कमाए या खर्चा ना हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर तुम सोचोगे हम तेज, दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी अमीर है और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी भी अमीर है, ऐसा नहीं संभव है। जो अमीर है वो बुद्धिमान नहीं है, और जो बुद्धिमान है वो अमीर नहीं है कि नहीं। बुद्धिमान को तो उस जो बेचारा अमीर आदमी जो बुद्धिमान नहीं, उसके पास जाना पड़ता है काम करने के लिए, है ना, और उससे पैसा कमाना पड़ता है। तो जब जो बहुत सुंदर है ना, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, ऐसा नहीं कि बहुत इंटेलिजेंट होगा वो, ये कोई जरूरी नहीं है। और जो इंटेलिजेंट है ये कोई जरूरी नहीं कि ब्यूटीफुल होगा। तो भगवान सभी को एक गुण सब गुण देता ही नहीं है, एकदम गारंटी मान लो। जो बहुत सुंदर है ना, वो देखना पढ़ने में ज़्यादातर 90% जो सुंदर लड़कियां बकलोल होती है पढ़ने में, लड़के भी और जो बॉयज ऑल्सो, जो देखने में ठीक ठाक लगेगा, मैंने क्या उसको बोलते हैं, पर्सनालिटी जिसका बढ़िया रहेगा पढ़ने में उतना गोबर होता है ना। और जो देखने में जो खराब लगता है वो पढ़ने में कहीं बच जाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। उसको जो है देखने में खराब लगता है वो पढ़ने में भी खराब होता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्टली केस में बता रहा हूँ, भगवान जो है, ईश्वर जो है, ये दुनिया जो चल रही है ईश्वर के अनुसार चल रही है। भले किसी को लगता है, किसी प्राइम मिनिस्टर को लगता है, रशिया का प्रेसिडेंट को लगता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि दुनिया के सबसे सर्वेसर्वा क्या है, हम ही है, शक्तिशाली हम ही है ना। अब देखो मैं तुमको बताता हूँ, कोई भी चीज़ होती है भगवान की मर्जी से ही होती है। अभी से मान लिया जाए जो अभी गवर्नमेंट है भारत में, इंडिया में बात है ना, वो सही है या गलत, लेकिन वो किसी को सजा देने के लिए एक भगवान मीडिया भेज देते हैं। जैसे पहले की सरकार में क्या होती थी, डेमोक्रेसी में जो बुद्ध कैप्टन हो गया और वो जीत जाता था, तो उसने वो गलती किया है तो उसको सताने के लिए एक अलग चीज भेज दिया जाता है। अब ये गलती काम करेगा, इसको भी ऑफेंस करने के लिए भगवान दूसरा चीज तैयार कर देगा, है ना। और ये कब क्या होना है ये भगवान की मर्जी चलता है। लेकिन कुछ लोगों को गलतफहमी होता है कि सब चीज हम चला रहे हैं, ऐसा दम नहीं होता। सब चीज जो भी चीज है, तो जहाँ मैं बोला सुख है जहाँ दुख भी है, जहाँ लाभ है जहाँ हानि भी है, ठीक है। उसी तरह जब अंदर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होगा। इसलिए वो जो जे थॉमसन ने नहीं बताया, इसको गोल्ड स्टील बताया कि इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल भी होती है, ठीक है। ये सब चीज इसके बारे में हम आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का 3 लॉ है, एक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, जैसे देखो C+O2, ये परीक्षा में 9 में 11 में 12 में हर जगह जरूरत है। तो C+O2 क्या फॉर्मेशन बनेगा, तो C का देखो, C का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, सब अभी पढ़ोगे आगे। वो का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। अब तुम कहोगे कि सर कहेंगे C6 14 भी देखे हैं, ये होता है आइसोटॉप्स होता है, क्या होता है आइसोटॉप, बता देते हैं। तो तुमको कहोगे सर को पता ही नहीं है, आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर से लेकिन एटॉमिक मास, कार्बन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन कितना होता है 2। लेकिन कोई किताब में C13 भी दिया है ना, लेकिन जनरली 2 ही आइसोटॉप्स होते हैं। तो दिक्कत, प्रोटीन का 2 आइसोटॉप होते हैं, 1735 और 1738। हाइड्रोजन देख रहे हो, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन देख रहे हो, 3 आइसोटॉप होते हैं, H11 एटॉमिक, H12 और H13, इसका नाम भी है बेटा,
इसको प्रोटियम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, इसको ट्राइटियम कहते हैं। और ट्राइटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। सब क्या है सब आगे में जाके बताएंगे हम, समझ में आ गया? तो ये सब चीज है, ध्यान देना। सी का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 कितना हो गया 32 12 कितना हो गया 44। इधर देखो 16 + 32 44, मैंने 44 ग्राम का रिएक्टेंट है तो 44 ग्राम का प्रोडक्ट बनेगा। जब कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होती है तो द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर कम ज्यादा है तो दिस रिएक्शन इज नॉट वैलिड, है ना? और रिएक्शन अगर बनता है बेटा उसको बैलेंस करना पड़ता है, जो क्लास 10 में पढ़ाए थे हम। आई इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए कि द मास इज मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ द, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कभी चेंज नहीं होता, जितना रिएक्टेंट का मास होगा जितना प्रोडक्ट का मास होगा। इसको देने वाले कौन थे? एंटीनो लेवोजियर, इसको हिंदी में लवाबिया कहा जाता है ना? इंग्लिश में लेवोजियर पढ़ेंगे, तुम लोग कुछ और पढ़ सकते हो नाम, है ना? हिंदी में लवाबिया कहा जाता है, जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। रसायन विज्ञान के ज्ञाता जनक को एंटीनो लेवोजियर को माना जाता है। इसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का थ्योरी दिया था। अगला है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये सब पढ़ के आओगे, मैं हिंट देता हूँ। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? जैसे H2O है बेटा, तो पानी का जब भी फॉर्मेशन होगा, जब पानी में जब भी फॉर्मेशन होगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे। ऐसा नहीं कार्बन ऑक्सीजन मिल गया तो पानी बना देगा। पानी का फॉर्मेशन जब भी होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे। इसका भी मिलने का रेशियो सेम होगा बेटा, जैसे 1 × 2 हाइड्रोजन ये 2 ऑक्सीजन कितना होगा 2:16 कटे कितना हो गया बेटा 1:8। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब फिक्स रेशियो है, इसलिए इसको नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट नियर फिक्स वैल्यू, पढ़ा था ना? तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में फिक्स रेशियो में कंबाइन करेगा तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा, अन्यथा दूसरा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ठीक है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। When one atom combined with another atom to form a compound, then these atoms are combined in a fixed ratio, then form a particular compound. ठीक है, अगर रेशियो चेंज होगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। जैसे किसी फिक्स कंपाउंड में जो एलिमेंट्स जो भाग लेंगे, टेक पार्ट करेंगे, वो एलिमेंट भी फिक्स रहेगा और उसका रेशियो भी फिक्स रहेगा, तब वही पार्टिकुलर कंपाउंड बनेगा। इफ रेशियो इज चेंज देन कंपाउंड विल बी आल्सो चेंज। समझ में आ गया? तो ये है दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा बेटा जो कि इसको देने वाले कौन थे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को, है ना? ये प्राउस्ट दिया होगा, ये याद नहीं है ऐसा। और तीसरा जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? इसको जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक ना? और जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में एटॉमिक थ्योरी भी दिया था, जो हम कल बताएंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? देखो, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो क्या बनाया? CO2 बनाया। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 बनाएगा। कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है। माने 1, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और अलग अलग रेशियो में कंबाइन करके। और जो रेशियो होगा ये सिंपल इंटीग्रल फॉर्म का होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि 1.4:2.8 करेगा, 1.47 × 2.882 होगा, ऐसा रेशियो नहीं। रेशियो सिंपल होगा। जैसे इसमें रेशियो कितना है एटम्स का 1:2, इसमें रेशियो कितना 1:1। पानी में देखो H2O में 2:1। तो जो एटम्स का जो नंबर होगा किसी भी कंपाउंड में, ये सिंपल रेशियो होगा 1:2, 2:2, मतलब सिंपल इंटीग्रल फॉर्म का होगा, ठीक है? लेकिन 2 and more than 2 elements combine together and form so many multiple compounds, इसे कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय जॉन डाल्टन। एटॉमिक थ्योरी भी जॉन डाल्टन ने दिया था, इसको पूरी तरह से पढ़ के आओगे। और डाल्टन का एटॉमिक का मेरिट क्या क्या है, डिमेरिट क्या है, अगले क्लास में बताएंगे हम।